Hello friends, welcome to second lecture of third chapter of class 10th mathematics that is pair of linear equation in two variables। तो आज के लेक्चर में हम सबसे पहले बात करेंगे जो हम पिछले लेक्चर में जो बातें हम पढ़ चुके हैं क्लास 8th और क्लास 9th की जो बेसिक्स थी उसे हम रिवाइज करेंगे। उसके बाद जो क्लास 10th में आपको पढ़ना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स उसका इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बारे में बताएंगे आपको और फिर ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझेंगे उसके सॉल्यूशंस की, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की, और उसके बाद आखिरी में हम एक्सरसाइज 3.1 जो कि एनसीईआरटी का है उसे सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की। तो आप जानते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ऐसा इक्वेशन जिसे हम ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो के फॉर्म में लिख सके उसे हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहते हैं। ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो के फॉर्म में जिसे हम लिख सके, जिस अलजेब्राइक इक्वेशन को, उसे हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहते हैं। यहाँ एक्स के जगह कोई दूसरा भी वेरिएबल हो सकता है, पी क्यू आर एस यू वी डब्ल्यू कुछ भी वाई। उसके अलावा यहाँ केवल एक वेरिएबल है और इसकी हाईएस्ट पावर, एक वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो वन है, इसलिए इसे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहा जाता है। इसके अलावा हम कल पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में कि इसके जो सॉल्यूशन होता है वो कितना होता है, यूनिक होता है, मतलब एक ही सॉल्यूशन होता है। और सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन वेरिएबल की वो वैल्यू जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे उसे ही हम सॉल्यूशन कहते हैं ऑफ दैट गिवन इक्वेशन। तो हम पढ़े थे कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जो है वो केवल एक ही सॉल्यूशन होता है, वन एंड ओनली वन, और यूनिक सॉल्यूशन होता है, और उसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वह एक पॉइंट होता है नंबर लाइन पे, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन टू वेरिएबल्स की, सिंगल लीनियर इक्वेशन की, पेयर में नहीं होना चाहिए, जो हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। और उसका जनरल फॉर्म क्या होता है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, जहाँ पे ए बी सी जो होंगे वो क्या होंगे? रियल नंबर्स होंगे, रियल नंबर होंगे। जबकि जबकि ए और बी, ए एंड बी आर नॉट बोथ ज़ीरो। नॉट बोथ ज़ीरो का मतलब है कि दोनों के दोनों ज़ीरो नहीं होने चाहिए एक समय पे। एक समय पे केवल एक ज़ीरो हो सकता है, या तो ए ज़ीरो हो सकता है या बी ज़ीरो हो सकता है, लेकिन दोनों ज़ीरो नहीं होने चाहिए। और इसका क्यों नहीं होने चाहिए? क्योंकि ए और बी अगर दोनों ज़ीरो हो जाएगा तो एक्स वाई वाला टर्म ही खत्म हो गया, तो ये लीनियर इक्वेशन वेरिएबल्स रहा ही नहीं, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम इसे कह ही नहीं सकते। उसके अलावा सी अगर ज़ीरो के बराबर नहीं हुआ तब तो ये इक्वेशन भी गलत हो जाएगा। हालांकि और अगर ए ज़ीरो हो, एक, या फिर बी ज़ीरो हो, यानी कि एक्स का कोएफिशिएंट ज़ीरो हो या फिर वाई का कोएफिशिएंट ज़ीरो हो, एक बार में एक ही ज़ीरो हो सकता है, तब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा। लेकिन तब आप कहेंगे कि वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगा। जी हाँ, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ज़रूर होगा। लेकिन अगर हमसे कोई पूछे कि क्या वह लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक समय पर बी जो है वो ज़ीरो के बराबर हो गया, बी जो है वो ज़ीरो के बराबर हो गया, तब यहाँ क्या बचेगा? फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ बी को ज़ीरो के बराबर, यानी कि वाई वाला टर्म नहीं है, तो मान लीजिए एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये कैसा इक्वेशन है, तो आप कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। ठीक है, वो बात सही है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि क्या यह लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो आप कह सकते हैं कि हाँ, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल भी है। और इसके बारे में हम आज के आखिरी लेक्चर में, मतलब आखिरी जो हमारा टॉपिक होगा इस लेक्चर का वो यही होगा। मैं ये समझाने की आपको कोशिश करूंगा कि कैसे मैं इसको जब वन वेरिएबल लूँगा तो सॉल्यूशन क्या आएगा, और जब मैं इसे टू वेरिएबल के रूप में कंसीडर करूंगा तब सॉल्यूशन क्या आएगा। चलिए, उसके अलावा हम बात कर चुके हैं कि इसका जो सॉल्यूशन होता है वो हमेशा पेयर ऑफ वैल्यूज़ आता है, एक एक्स के लिए होता है और एक वाई के लिए होता है। और इसका सॉल्यूशन का मतलब क्या है? वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल, मतलब एक्स और वाई की वो वैल्यू जो इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। कोई भी हमारे पास गिवन इक्वेशन है, ये तो जनरल फॉर्म है, उसे सेटिस्फाई कर दे, मतलब एल एच एस आर एच एस बराबर हो जाए, साइन ऑफ इक्वलिटी के दोनों साइड वाला जो एक्सप्रेशन है वो आपस में बराबर हो जाए, तब वो सॉल्यूशन ऑफ दैट अलजेब्राइक इक्वेशन कहलाएगा। उसके अलावा हम पढ़ चुके हैं कि इसके अलजेब्रा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के जो है वो कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो सकते हैं? तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, मतलब अनगिनत ऐसे एक्स और वाई की वैल्यूज आप ढूंढ सकते हैं जो इस गिवन इक्वेशन को, जो भी गिवन इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसे सेटिस्फाई करेगा। और हम ये भी जानते हैं कि इसका ग्राफ अगर हम खींचते हैं, इसका कर्व खींचते हैं, तो वो कैसा आता है? वो एक स्ट्रेट लाइन आता है, वह एक स्ट्रेट लाइन आता है। और हम पिछले लेक्चर में ये भी देख चुके हैं कि इस स्ट्रेट लाइन पर लाई करने वाले हर एक पॉइंट, इस स्ट्रेट लाइन पर लाई करने वाले हर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट, आप जानते हैं कि कोऑर्डिनेट जब हम लिखते हैं कार्टेशियन प्लेन में, तो एक्स वाले को पहले और वाई वाले को बाद में लिखते हैं सेपरेटेड बाय कॉमा, और इसे ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो इस पर जितने भी पॉइंट्स लाई करेंगे उनके कोऑर्डिनेट्स, यानी कि एक्स और वाई के वैल्यू को अगर हम गिवन लीनियर इक्वेशन में, जिस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ये ग्राफ है, ये कर्व जिस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का है, उस इस लाइन पर लाई करने वाले हर एक पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट, यानी एक्स और वाई की वैल्यू को जब हम
उस लीनियर इक्वेशन में डालेंगे तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब साइन ऑफ इक्वलिटी के दोनों तरफ वाले जो एक्सप्रेशन है वो आपस में बराबर होंगे। या फिर अगर हम उल्टा बोले तो कोई गिवन हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैं, ठीक है, और हमने उसका कर्व खींचा तो हम देखेंगे हमारे पास जितने भी उसके सॉल्यूशंस आएंगे एक्स और वाई की वैल्यू उसके करस्पॉन्डिंग अगर हम एक पॉइंट बनाए, पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखे एक्स और वाई को इस तरह करके, तो वो पॉइंट हम देखेंगे कि उस लीनियर इक्वेशन के ग्राफ या फिर कर्व जो लाइन हमारे पास आएगा स्ट्रेट लाइन उसी के ऊपर लाई करेगा। अगर हम इस लाइन के अगल बगल मतलब इस लाइन के बाहर जाकर अगर हम किसी पॉइंट को कंसीडर करते हैं तो वह पॉइंट गिवन लीनियर इक्वेशन जिसका लाइन जो है वो कर्व है, ग्राफ है, वो उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। यानी कि गिवन लीनियर इक्वेशन मान लीजिए ये 3x + 4y + 7 = 0, इस इक्वेशन का यह लाइन जो है वो ग्राफ है, कर्व है, ठीक है। और तो इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स लाई करेंगे वो सारे पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट यानी कि x और y का वैल्यू को जब हम इसमें डालेंगे तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि इसका सॉल्यूशन होगा। या फिर इसके जितने भी सॉल्यूशंस होंगे यानी कि x की वैल्यू और y की वैल्यू जो कुछ भी होगी, हमेशा पेयर में आनी है, एक x के लिए और एक y के लिए, तो x और y की जो कुछ भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू को जब हम पॉइंट के रूप में कंसीडर करेंगे, यानी कि x की वैल्यू जो भी आती है वो और y की वैल्यू जो भी पॉइंट के रूप में कंसीडर करेंगे, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट के रूप में कंसीडर करेंगे, तो वो कोऑर्डिनेट जो होगा वो इस लाइन पर ही लाई करेगा। यानी इस लाइन के बाहर जैसे ही हम जाएंगे तो इस लाइन के बाहर लाई करने वाले पॉइंट्स इस गिवन लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। और एक बात ध्यान देने वाली बात यह है कि ये किसका लाइन है, तो यह गिवन जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है उसी का ग्राफ होना चाहिए, उसी का कर्व होना चाहिए। अगर मैं सॉल्यूशन को एक दफ़ा और डिफाइन करके आपको बताऊं तो मान लीजिए x बराबर हमारे पास कोई रियल नंबर अल्फ़ा है और y बराबर हमारे पास रियल नंबर बीटा है। x बराबर अल्फ़ा और y बराबर बीटा को हम सॉल्यूशन कह सकते हैं, कैन बी सेड टू बी द सॉल्यूशन, कैन बी सेड द सॉल्यूशन, कैन बी सेड या इज कॉल्ड the solution of linear equation in 2 variable that is ax plus by plus c is equal to 0। x बराबर अल्फा और y बराबर बीटा को हम इस गिवन लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन हम तभी कह सकते हैं जब x और y की वैल्यू इसमें डालने पर LHS RHS बराबर हो जाए, यानी कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। यानी कि a अल्फा x की जगह अल्फा प्लस b इंटू बीटा प्लस c इज इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए। इतनी ही बात थी जो हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, यानी क्लास 10th में जो हमें पढ़ना है और वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है यहाँ पर। यहाँ हमें बस एक लीनियर, जो हम क्लास 9th में सिंगल लीनियर इक्वेशन को कंसीडर करते थे, आज यहाँ हमें एक ही साथ दो लीनियर इक्वेशन को कंसीडर करना है। तो आप जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, ये होता है, ठीक है। और यहाँ हमें 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को कंसीडर करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें 2 लीनियर इक्वेशन लेने होंगे, और चूंकि दोनों लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ही है इसलिए दोनों का जो इक्वेशन होगा, जनरल इक्वेशन होगा, वो यही होगा। लेकिन कोई ज़रूरी थोड़ी है कि x और y के कोएफिशिएंट जो है वो आपस में बराबर ही हो, अलग अलग भी हो सकते हैं। यानी कि मान लीजिए 3x + 4y + 8 इज इक्वल टू 0 हो सकता है, एक 2x + 9y + 17 इज इक्वल टू 0 हो सकता है। कोई ज़रूरी थोड़ी है x के कोएफिशिएंट और y के कोएफिशिएंट या फिर c वाला यानी कांस्टेंट जो हो वो बराबर हो, कोई ज़रूरी नहीं है। इसीलिए यह ज़रूरी नहीं है, इसीलिए हम जो अब से कंसीडर करेंगे इस पूरे चैप्टर में, जो हम जनरल इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को कंसीडर करेंगे, वह a1x + b1y + c1 और a2x + b2y + c2, इस तरह से हम कंसीडर करेंगे। ये हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया। अच्छा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होने के लिए कुछ कंडीशन है। ऐसा नहीं है कि हम अगर लिख दें यहाँ पे 7u + 8v + 19 इज इक्वल टू 0 और लिख दें हम 2x + 3y + 17 इज इक्वल टू 0, तो ये दोनों आपस में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहलाने के लिए एक कंडीशन है, और ये कंडीशन यह है कि, कंडीशन क्या है इसकी कंडीशन जो है वो यह है कि वेरिएबल्स जो होने चाहिए वो दोनों में वो सेम होने चाहिए। आप जानते हैं यहाँ इसमें 2 वेरिएबल्स होना है क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, लेकिन ये दोनों पेयर तभी बनाएंगे जब वेरिएबल्स जो हो वो दोनों इक्वेशन में, वेरिएबल्स इन बोथ इक्वेशंस आर सेम। वेरिएबल्स जो हो वो दोनों इक्वेशन में क्या हो, सेम हो तभी। जैसे कि यहाँ देखिए ये और ये दोनों इक्वेशन में, दोनों में वेरिएबल x और y ही है, तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। चलिए अब आप इतना समझ गए होंगे। तो पहला एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी का है उसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है, 3 ही क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम्स है, और उसे हमें अलजेब्राइकली और ग्राफिकली दोनों तरह से हमें उसको एक्सप्रेस करना है। बस इतना ही है, सॉल्व नहीं करना है,
उसके अलावा जितने भी एक्सरसाइज है उसमें हमें सॉल्यूशन निकालने हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की, तो सॉल्यूशन की बात जो है वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। आज यहाँ केवल हमें ग्राफिकल मतलब समझना है इसका और अलजेब्राइक मतलब समझना है, और वही हमको निकालना है जो वर्ड प्रॉब्लम दिया गया है क्वेश्चन। तो सबसे पहले इतना कुछ आप समझ गए, अब आप ग्राफिकल मतलब हम समझते हैं, इसका ग्राफिकल मीनिंग क्या होगा या फिर ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा। जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो आप जानते हैं कि अगर हम एक लीनियर इक्वेशन को कंसीडर करें तो आप जानते हैं कि एक लीनियर इक्वेशन जो होता है वो क्या, इसका ग्राफिकल, इसका जब हम ग्राफ बनाते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक है। और ये भी एक क्या है, ये भी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, और तो इसका भी जब हम ग्राफ बनाएंगे तो क्या होगा, ये एक स्ट्रेट लाइन ही आएगा। हम जनरल फॉर्म को छोड़ रहे हैं अभी, इस पे एग्जांपल पे ध्यान देते हैं। ये भी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है और ये भी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जब हम पिछले लेक्चर में जब हम सिंगल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ बनाए थे तो कैसा आया था, एक स्ट्रेट लाइन आया था, चाहे ऐसा हो किसी भी तरह से, ठीक है। तो अब यहाँ क्लास 10th में हमें दो लीनियर इक्वेशन को, चूंकि चैप्टर का नाम ही है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो दो लीनियर इक्वेशन को हमें एक ही क्वेश्चन में एक ही साथ डील करना है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के ग्राफिकल ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारे पास हमें ग्राफ बनाना होगा और उसी ग्राफ में, एक ही ग्राफ में हमें इसके इक्वेशन को भी, इसके ग्राफ को भी और इसके ग्राफ को भी, दोनों के ग्राफ को हमें दर्शाना होगा। मतलब मान लीजिए इसका ग्राफ एक ऐसा आ रहा है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो यही हुआ ग्राफिकल या ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को ग्राफ के जरिए दर्शाएंगे, तब वहाँ हमें क्या करना होगा, दोनों का जो लाइन बनता है, जो दोनों का जो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है वो हमें बना करके दिखाना होगा, और यहाँ पर हमें जिसका ग्राफ है उसका इक्वेशन लिख देना होगा, अलजेब्राइक इक्वेशन। बस इतना ही करना है हमें, यही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ। इसके अलावा हमें ग्राफिकल मेथड से हमें सॉल्यूशन निकालना भी पढ़ना है, मतलब ग्राफ बना के हम किस तरह से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं किसी दो लीनियर इक्वेशन का, वो भी हमें पढ़ना है। लेकिन वो चीज़ हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, यहाँ केवल मैं आपको रिप्रेजेंट करना सिखा रहा हूँ। तो इसी तरह हमें रिप्रेजेंट करना है जो भी, और किस तरह रिप्रेजेंट करना है, ये अलजेब्राइक हुआ और ये ग्राफिकल हुआ। लेकिन ग्राफिकल मीनिंग से किसी भी तरह ऐसे ही लाइन थोड़ी खींच देना है, लाइन खींचना है तो इसके करेस्पॉन्डिंग खींचना होगा, इसके करेस्पॉन्डिंग हमें पॉइंट्स चाहिए होंगे। और आप जानते हैं कि अगर मान लीजिए ये जो है वो 3x + 4y + 8 वाले का ग्राफ है, तो इसके जितने भी पॉइंट्स होंगे, इस लाइन पर जितने भी लाई करेंगे पॉइंट्स, उनके कोऑर्डिनेट x और y के वैल्यू जो है वो इस कंडीशन, इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सेटिस्फाई करेंगे, या फिर इसके जितने भी सॉल्यूशंस होंगे वो इसके स्ट्रेट लाइन, इसके ग्राफ पे लाई करेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.1 की तरफ, एनसीईआरटी का। चलिए एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old you will be. Represent this situation algebraically and graphically. हमें कुछ एक वर्ड प्रॉब्लम दिया गया है यहाँ पे सेंटेंसेस में, पहले उसे और उसे हमें क्या करना है, अलजेब्राइकली मतलब इक्वेशंस के फॉर्म में, और मतलब वेरिएबल्स लेकर के इक्वेशन के फॉर्म में, और ग्राफिकली हमें इसे रिप्रेजेंट करना है। ग्राफिकली क्या होगा, दो लाइंस बनेंगे क्योंकि दो इक्वेशंस है। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब ने अपने बेटी से कहा 7 years ago I was 7 times as old you were then. मतलब 7 साल पहले मैं जो था वो तुम्हारी एज से, 7 साल पहले जो तुम्हारा एज था उससे 7 गुना मेरा एज था। ऑल्सो 3 years ago from now I shall be 3 times as old as you will be. और आज से 3 साल बाद मैं जो होऊंगा वो तुम्हारे एज से 3 गुना होऊंगा। मतलब तुम जो 3 साल बाद तुम्हारा जितना एज होगा उतना मैं, उससे मैं 3 गुना, उसका 3 गुना मेरा एज होगा। तो चलिए सबसे पहले इसमें मानना पड़ेगा, देखिए यहाँ हम एक सिंगल वेरिएबल में नहीं बना सकते, जो आप क्लास 8 में बनाए होंगे सिंगल वेरिएबल में इस वर्ड प्रॉब्लम को हम डील नहीं कर सकते, हमें दो वेरिएबल्स लेने ही होंगे। तो मान लेते हैं लेट x एंड y बी द प्रेजेंट, या फिर करेंट भी लिख सकते हैं, एजेस ऑफ, क्या नाम है, आफ्ताब एंड हिज डॉटर रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमशः। तो यहाँ हमने क्या लिखा, एक्स एंड वाई बी द प्रेजेंट एजेस ऑफ आफ्ताब एंड हिज डॉटर रेस्पेक्टिवली का मतलब हुआ कि हमने जो पहला एक्स लिया है वो आफ्ताब के लिए लिया है और वाई जो लिया है वो डॉटर का लिया है। तो हमने मान लिया एक्स और वाई जो है वो क्या है, आफ्ताब और उसकी डॉटर क्या जो है प्रेजेंट एज है, ठीक है, अभी का एज है, ठीक है। तो कह रहा है 7 years ago मतलब 7 साल पहले, तो 7 साल पहले आई वाज, आफ्ताब कह रहा है कि 7 years ago 7 साल पहले आज से, आई वाज 7 times as old you were then, मैं जो था वो 7 गुना था, 7 times 7 गुना मेरी उम्र थी उस समय जितनी उम्र तुम्हारी थी। यानी कि सबसे पहले अगर हम लिखे आफ्ताब का एज 7 years ago, तो अभी जो है वो x ईयर्स है, x ईयर्स अगर आप लिख दे तो ज़्यादा बेहतर है, लेट x एंड y ईयर्स लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, तो 7 साल पहले जो
आफ्ताब का एज रहा होगा वो कितना रहा होगा, x माइनस 7 ईयर्स। और 7 ईयर्स अगो आफ्ताब का एज जो था वो बराबर था किसके, आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड यू वर देन, मतलब उसकी बेटी जितने साल की थी उस समय उससे 7 गुना ज़्यादा, 7 गुना था। यानी कि 7 इंटू उसकी बेटी का 7 साल पहले उम्र क्या रहा होगा, अभी y है तो 7 साल पहले y माइनस 7 रहा होगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y, सॉल्व मतलब अरेंज, यहाँ पे तो अरेंज ही कर सकते हैं। तो ये देखिए ये कैसा फिर क्या बनेगा, x, ये 7y इधर आएगा तो माइनस 7y हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस 49 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 49 और माइनस 7 प्लस 42 इज इक्वल टू 0। ये हमारा पहला इक्वेशन हुआ, ठीक है। बात करते हैं दूसरा इक्वेशन की। तो देखिए दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, ऑल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब आज से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 टाइम्स, मैं तीन गुना होऊंगा, एज ओल्ड यू विल बी, मतलब उस समय जो उसकी डॉटर का जितना एज होगा उसका 3 गुना होगा आफ्ताब का। यानी कि आज से 3 साल पहले, 3 साल बाद जो आफ्ताब का एज होगा वो क्या होगा, x+3, अभी x है तो 3 साल बाद x+3, और वो बराबर होगा किसके, 3 गुना ऑफ हिज डॉटर्स एज एट आफ्टर 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। यानी कि अभी कितना है डॉटर का एज, y है, तो 3 साल बाद कितना होगा, y+3 होगा, और उसका 3 गुना होगा कौन, किसका एज, आफ्ताब का एज उस समय, ठीक है। चलिए इसे भी हम ब्रेक करते हैं, x+3 एक्सपैंड करते हैं 3y+9, ठीक है। अब ये x यहाँ, ठीक है, 3y इधर आएगा तो माइनस 3y हो जाएगा, और 9 इधर आएगा तो -6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था और ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। चलिए तो ये हमने अलजेब्राइकली इसे रिप्रेजेंट कर दिया, हमें अलजेब्राइकली और ग्राफिकली दोनों तरह से रिप्रेजेंट करना है, हमें अलजेब्राइकली जो है वो इसे रिप्रेजेंट कर दिया। अलजेब्राइकली मतलब क्या, सिंबल्स वेरिएबल्स के टर्म्स में, और चूंकि ये डबल वेरिएबल में है तो हमने डबल वेरिएबल में एक्सप्रेस कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन की यहाँ बात कर रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन फॉर इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 की हम बात कर रहे हैं। इक्वेशन 1 पॉइंट्स हमें ढूंढने होंगे, जिन पॉइंट्स के लिए ग्राफिकल, ये जो है जो पॉइंट्स का जो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट यानी x और y की जो वैल्यू होगी वो इसके लिए क्या होगी, सेटिस्फाई करेगी इस इक्वेशन को। वो पॉइंट्स हमें ढूंढने होंगे और उन पॉइंट्स को मिला करके हम जो लाइन बनाएंगे वही लाइन किसका ग्राफ होगा, इस गिवन इक्वेशन का ग्राफ होगा, ठीक है। तो x माइनस 7y+42 है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, y की वैल्यू, x की वैल्यू क्या करते हैं, 0 डालते हैं, ठीक है। अगर x की इफ़ या फिर आप व्हेन लिख सकते हैं, जब x 0 होगा तब क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, तो 7y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 42 के बराबर हो जाएगा। तो y जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर। उसके अलावा व्हेन, जब y की वैल्यू अगर हम लिखते हैं कितना, 5, y की वैल्यू अगर हम 5 लिखते हैं तो क्या होगा, तो x माइनस 7 इंटू 5, 35 प्लस 42 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी माइनस, यहाँ होगा +7 और इधर आएगा तो -7, यानी x की वैल्यू। अब हम टेबल बना लेंगे, 2 पॉइंट्स जो है वो सफिशियंट है, 2 पॉइंट से ही आप स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। आपको पता है स्ट्रेट लाइन है, दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन बना दीजिए। चलिए अब x की वैल्यू हम जब 0 लिए हैं तो y की वैल्यू करस्पॉन्डिंग वैल्यू 6 आई है, और जब y की वैल्यू 5 लिए हैं तो x की करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है वो -7 आई है। चलिए अब सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, उसके लिए 2 पॉइंट खोजते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन हमारे पास ये है, फॉर इक्वेशन, आप यहाँ पे इक्वेशन भी लिख लेंगे, अभी मेरे पास उतनी जगह नहीं इसलिए मैंने इक्वेशन यहाँ उतार लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। चलिए सेकेंड इक्वेशन के लिए हम बात करते हैं, जब हम x की वैल्यू जब x 0 होगा तो y कितना होगा, देख लीजिए, -3y बराबर हो जाएगा 6 को उधर भेज रहा हूँ 6, तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई -2। एंड व्हेन, जब y 0 होगा, जब y को ही अगर हम 0 लिखते हैं तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो और -6 इधर, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 6। यानी अगर इसके लिए हम टेबल बनाएं तो ये x है, ये y है। तो देखिए x जब 0 रखा हमने तो y की वैल्यू -2, और y की वैल्यू जब 0 रखा तो x के लिए 6। 0 डालने से बहुत फ़ायदा हो जाता है, हमारा टाइम बचता है, क्योंकि 0 डालने पर ये पूरा टर्म x वाला या फिर y वाला टर्म पूरा 0 हो जाता है, तो सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाता है वो इक्वेशन, और आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं उसके बाद। तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इसे ग्राफ पे प्लॉट करना है, इन पॉइंट्स को, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 6, मतलब 0,6 एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, और उस कोऑर्डिनेट को और इस कोऑर्डिनेट को हम प्लॉट करेंगे कार्टेशियन प्लेन पे, और एक स्ट्रेट लाइन
होगा जो कि उन दोनों पॉइंट से होता हुआ गुजरेगा। उसी के अलावा इसको जब करना होगा तो उसी तरह इन दोनों पॉइंट्स को लेकर के हम क्या करेंगे, इनके कोऑर्डिनेट को प्लॉट करेंगे उन पॉइंट्स को, और फिर एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे जो इन दोनों पॉइंट से गुजरता हुआ जाएगा, और वही होगा हमारा रिप्रेजेंटेशन होगा ग्राफिकली गिवन टू लीनियर इक्वेशंस का। तो चलिए इसे प्लॉट करते हैं। चलिए मैंने लिख लिया है, ये रिक्वायर्ड पॉइंट्स है। ये हमारा एक लीनियर इक्वेशन से आया हुआ और ये दूसरे लीनियर। तो चलिए प्लॉट करते हैं 0,6, यानी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6, 0, 6 ये पॉइंट, -7 और 5, -7, x इक्वल टू -7 और y इज इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू -7 हमारे पास इधर आएगा। हाँ तो चलिए मैंने -7, अगला पॉइंट था हमारा -7, 5, -7 ये और 5 ये, -7 और ये लगभग 5 ये पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारा पहले इक्वेशन का, हमने दोनों पॉइंट को जो है वो लोकेट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका ग्राफ खींचना है, यानी कि एक ऐसा स्ट्रेट लाइन होता है आप जानते हैं, और वो दोनों स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट से पास करता हुआ जाएगा, और इस पॉइंट पर जितने भी पॉइंट्स होंगे ना वो सारे जो गिवन हमारा इक्वेशन है जिसका ग्राफ ये स्ट्रेट लाइन आया है उसे सेटिस्फाई करेंगे इस पॉइंट पर, इस लाइन पर लाइन करने वाले हर एक पॉइंट्स। चलिए अब दूसरे इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं। दूसरा इक्वेशन हमारे पास 0, -2 और 6,0, 0 और -2 y एक्सिस पे, ठीक है, और 6,0 यानी कि 6, 0, x का 6 और y का 0 ये पॉइंट, ठीक है। ये दोनों पॉइंट हमें मिल गए। अब हमें इसे भी मिला देना है, और यहाँ एक चीज़ और लिखना अपना ही भूलेंगे, स्केल आपको लिखना ज़रूरी है। स्केल मैंने लिया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। उसके अलावा ये जो है वो किस इक्वेशन का ग्राफ आया है और ये किस इक्वेशन का ग्राफ आया है, ये भी इस पर हमें लिखना ज़रूरी है। और चूंकि एक स्ट्रेट लाइन है तो आप इसे 2 एरो भी यहाँ लगा सकते हैं। अब मैं इसे जिस इक्वेशन का है उस इक्वेशन का जो इक्वेशन है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ। ये देखिए, ये इस इक्वेशन का ग्राफ आया और ये इस इक्वेशन का ग्राफ आया। इन दोनों को आप देख करके आपको लग रहा होगा कि ये पॉइंट को अगर हम इस लाइन को आगे बढ़ाएं और इस लाइन को आगे, तो ये किसी पॉइंट पर जाके जो होगा इंटरसेक्ट करेगा। और यही सब बातें हम जब सॉल्यूशन निकालेंगे ग्राफिकल मेथड से तो बात करेंगे इसके बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 balls फॉर Rs 3900, लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड 2 more balls ऑफ द सेम काइंड फॉर Rs 1300, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्राइकली एंड जियोमेट्रिकली। एक बात आपको बता दें, किसी किताब में ये 2 more लिखा हुआ है, किसी में 2 की जगह 3 more लिखा हुआ है। तो मेरे पास जो बुक है उसमें 2 more था, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। 3 more होगा तो आप उसे सॉल्व कर लेंगे, इसी तरह से सॉल्व किया जाएगा, बस वहाँ इक्वेशन थोड़ा डिफरेंट आएगा, 3 आएगा 2 की जगह। तो चलिए, क्रिकेट टीम जो है वो 3 बैट और 6 balls खरीदती है। कोच जो है वो खरीदते हैं तो 3 बैट और 6 बॉल खरीदते हैं, तो 3900 रुपये दाम पड़ता है। जबकि एक बैट और 2 balls खरीदते हैं तो 1300 दाम पड़ता है। तो हमें क्या करना है, इसे रिप्रेजेंट करना है सिचुएशन को अलजेब्राइकली और ज्योमेट्रिकली। तो मान लेते हैं लेट एक्स एंड वाई बी द प्राइस या फिर कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो अगर पहला इक्वेशन बनाए तो 3 बैट और 6 बॉल का दाम, हमने माना कि एक बैट का दाम x है और एक बॉल का दाम जो है वो y है, तो 3 बैट और 6 बॉल खरीदने पर, यानी कि 3 × x 3x, 3 बैट का दाम हुआ, प्लस 6 बॉल खरीदने पर, यानी कि एक का y है तो 6y हो जाएगा 6 बॉल का दाम। ये बराबर आया कितने के, 3900 के, ठीक है। उसके अलावा ये हमारा पहला इक्वेशन हुआ। दूसरे की अगर बात करें तो शी बाइज अनदर बैट एंड 2, शी है, अच्छा ठीक है, अनदर बैट एंड 2 more, तो एक बैट और 2 बॉल खरीदने पर, एक बैट यानी कि x और 2 बॉल यानी कि 2y, एक बैट का दाम x और 2 बॉल का 2y, बराबर कितना पड़ा, 1300 रुपये पड़ा, ठीक है। तो ये सेकेंड इक्वेशन हुआ। अब ये हमारा क्या हो गया, अलजेब्राइकली हमने इसे रिप्रेजेंट कर दिया, अब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए चलिए सबसे पहले इक्वेशन कंसीडर करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 फॉर इक्वेशन 1 में x की जगह पे आप 0 अगर डालेंगे तो y की जगह पे क्या आएगा, ये वाला टर्म पूरा 0 हो गया, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3900 डिवाइडेड बाई 6, जो कि कितना के बराबर आएगा, 650 आ जाएगा, ठीक है, 650 आ गया, ठीक है। उसके अलावा अगर हम y इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी, ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 3900, तो x इक्वल टू 3900/3, 3900/3 यानी कि कितना आ जाएगा, 13 या 39, 1300 आ गया, ठीक है। टेबल बना लेते हैं, x की वैल्यू 0 डालने पर 650 आया और y की वैल्यू 0 डालने पर 1300 आया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पहले इक्वेशन के लिए। अब दूसरे इक्वेशन की बात करते हैं नेक्स्ट पेज में। देख लीजिए, दूसरा इक्वेशन है x + 2y इज इक्वल टू 1300 फॉर इक्वेशन 2।
फॉर इक्वेशन 2 जो कि क्या था x + 2y इज इक्वल टू 1300, ठीक है। व्हेन जब x जो होगा वो क्या होगा 0 होगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, तो x + 2y 2y इज इक्वल टू 1300, तो y इज इक्वल टू 1300/2 यानी कि 650। वन जब y की वैल्यू 0 लेंगे तो y की वैल्यू 0 लेंगे तो x की वैल्यू क्या होगी, ये वाला टर्म 0, x की वैल्यू सीधे 1300 आ गई। तो अब यहाँ अगर हम टेबल बनाएं तो ये देखिए क्या बनता है, x की वैल्यू जो है वो 0, y की वैल्यू 650, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 1300। चलिए अब हम इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ पे। ये देखिए पहले इक्वेशन का अगर हम पॉइंट की बात करें, कोऑर्डिनेट्स की, पॉइंट के कोऑर्डिनेट की, तो ये 0 650 है एक, और दूसरा क्या है x 1300 है, तो y कितना है 0 है, 0 650 और 1300, 0। और अगर दूसरे इक्वेशन की बात करें तो इसका 0 650 और 1300, 0। ये देखिए दोनों का जो कोऑर्डिनेट आ रहा है, इसका भी दोनों कोऑर्डिनेट, और पिछले वाले का 0 650 1300, 0 650 1300 0, दोनों का जो है वो दोनों इक्वेशंस के पॉइंट्स जो आ रहा है हमें, उसके सॉल्यूशंस जो आ रहे हैं वो दोनों क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। इसका मतलब है कि दोनों का जो लाइन होगा, दोनों का जो ग्राफ होगा वो सेम ही पॉइंट से पास करेगा। तो चलिए अब ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। एक पॉइंट था 0 650 यानी कि ये होगा x 0 है और 650 है, और दूसरा पॉइंट था 1300, 0 यानी कि ये पॉइंट 1300, 0। और आप देखें कि दोनों इक्वेशंस के जो सॉल्यूशन था वो दोनों क्या था, दोनों का जो पॉइंट्स था वो सेम ही आ रहा था। इसका मतलब है कि दोनों का जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, सेम पॉइंट से पास करेगा। और चूंकि दोनों स्ट्रेट लाइन है और सेम पॉइंट से अगर पास करना है तो दोनों लाइन को क्या होना होगा, कोइंसिडेंट होना होगा। यानी कि ये और दूसरे को भी हम दर्शाएंगे तो 2 एरो और लगा देते हैं, ताकि पता चल रहा है, इससे एरो से पता चल रहा है कि इस पर 2 लाइन बने हुए हैं, और दोनों लाइन जो है वो, जो हमारे दोनों इक्वेशन आए हैं, दोनों का लाइन क्या है, सेम है। दोनों का इक्वेशन जो है वो डिफरेंट है, लेकिन दोनों का ग्राफ जो है वो क्या आया है, सेम आया है। इसका मतलब इस तरह का जो स्ट्रेट लाइन है इसे हम कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं। इसके बारे में भी जब हम सॉल्यूशंस पढ़ेंगे इसके, तब हम बात करेंगे। एक और बात मैं आपको बता दूं, ये जो है वो दोनों का ग्राफ जो है वो सेम ही पॉइंट से क्यों पास कर रहा है, दोनों कोइंसिडेंट लाइन क्यों आए हैं, क्योंकि ये दोनों, अगर आप इन दोनों इक्वेशन पर गौर करें तो ये दोनों जो है वो इक्विवेलेंट इक्वेशन है। मतलब अगर आप इसके हर एक टर्म्स को क्या करिए, आप 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 3x हो जाएगा, ये 3 × 2 6y हो जाएगा, और 13 × 3 3900 हो जाएगा। मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी कि इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि इक्विवेलेंट इक्वेशन है अगर कोई, तो उनका ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है और कोइंसिडेंट होता है। मतलब दोनों जो होते हैं वो कोइंसिडेंट लाइन होते हैं। चलिए अब तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी Rs 160। आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स, यानी कि डबल हो गया, 2 kg से 4 kg और 1 से 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज Rs 300, जबकि दाम डबल नहीं हुआ, यानी फ़ायदा 1 महीना बाद ही लेने में। खैर, द सिचुएशन अलजेब्राइकली एंड ज्योमेट्रिकली, हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट द सिचुएशन अलजेब्राइकली एंड ज्योमेट्रिकली। तो मान लेते हैं लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ क्या चीज़, पहले है एप्पल्स, आप किसी को भी एक्स और वाई मान सकते हैं, एप्पल्स एंड ग्रेप्स बी, क्या ले लें, Rs x एंड Rs y। पिछले वाले में भी हम Rs लेना भूल गए थे, उस क्वेश्चन में भी आप Rs लगा दिया आगे तो ज़्यादा बेहतर, क्योंकि प्राइस की बात हो रही थी। लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल्स एंड ग्रेप्स बी Rs x एंड Rs y रेस्पेक्टिवली। ठीक है, 1 kg ग्रेप और 1 kg एप्पल का दाम हमने मान लिया है, y और x। तो चलिए अब क्या रहा है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स यानी कि 2x हो जाएगा, प्लस 1 kg ऑफ ग्रेप्स यानी कि y हो जाएगा, बराबर कितना आया, ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी Rs 160। यह हमारा पहला इक्वेशन हुआ। दूसरे की अगर बात करें तो 4 kg ऑफ एप्पल्स 4x प्लस क्या हुआ 2 kg ऑफ ग्रेप्स यानी 2y इज इक्वल टू 300। अब देखिए ये पिछले क्वेश्चन की तरह नहीं है, यहाँ पे क्या है, सेकेंड इक्वेशन, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इक्विवेलेंट नहीं है, ये इसका डबल है, ये इसका डबल है, लेकिन 160 का डबल 320 होता है, जबकि ये 300 है, यानी कि यहाँ कोइंसिडेंट लाइन नहीं आएंगे। तो यहाँ कैसा लाइन आएगा ये हम देख लेते हैं। पहले वाले में जो लाइन आया था वो इंटरसेक्टिंग था, हालांकि हमें दिख नहीं रहा था उस समय इंटरसेक्ट, अगर हम उस लाइन को बढ़ाते तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन होता, ठीक है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता। जबकि इससे पिछला वाला जो आया था हमारा, वो दोनों क्या था, कोइंसिडेंट लाइन था, एक के ऊपर एक। जबकि इसमें देख लेते हैं कैसा आता है। चलिए अब ग्राफिकली अलजेब्राइक रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब ग्राफिकली फॉर इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं। व्हेन जब x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो y की वैल्यू क्या होगी, 160, ठीक है। और व्हेन जब y की वैल्यू 0 हो जाएगी तो x का वैल्यू क्या होगा, 160/2 80। तो अब हम अगर टेबल बना ले तो कैसा होगा टेबल, ये देखिए x और y है, ठीक है। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 160,
और एक्स की वाई की वैल्यू 0 तो एक्स की वैल्यू 80। फॉर इक्वेशन नंबर 2, फॉर इक्वेशन 2 की अगर बात करें तो व्हेन, इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं जब x 0 हो जाएगा तो y की वैल्यू देखिए ये 0 तो y की वैल्यू 300/2 यानी 150। और जब y जो है वो 0 हो जाएगा तब x की वैल्यू क्या होगी, y 0 तो x की वैल्यू क्या होगी 300/4 यानी कि 75। ठीक है, अब इसका भी टेबल बना लेते हैं। x y और x 0 तो y 150 और y 0 तो x 75। ठीक है, और ये 0 तो ये 160, ये 0 तो ये 80। ठीक है, अब चलिए इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। पॉइंट्स देख लीजिए 0 160 80 0। क्या था 0 160, ये पॉइंट 0 160 और 80 0 था यानी कि ये पॉइंट 80 0। तो पहले इक्वेशन का तो ये हो गया लाइन। ठीक है, चलिए अब दूसरे को देखते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या देखिए 0 150 75 0। देखिए 0 150 यानी कि 140 160 के बीचों बीच ये पॉइंट जो है वो 0 150 है और 75 0 यानी कि 60 और 80 70 होगा और उससे थोड़ा पीछे यानी कि 75,0। चलिए तो इससे भी मिला देखते हैं। ठीक है, अच्छा इसका इक्वेशन क्या था, तो इसका इक्वेशन था 2x + y = 160 और इसका इक्वेशन क्या था, ऐसे लिखे तो ज़्यादा बेहतर है। इसका इक्वेशन था 4x + 2y = 300। ठीक है, अब इसमें आप देख रहे होंगे कि ये दोनों लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है। मतलब 3 तरह के लाइन हमें मिले आज के तीनों क्वेश्चंस में। पहला था इंटरसेक्टिंग, जो दिख नहीं रहा था लेकिन अगर लाइन को हम आगे बढ़ाते तो वो इंटरसेक्टिंग होता। दूसरा था कि कोइंसिडेंट लाइन्स थे, मतलब दोनों लाइन्स दोनों इक्वेशन का जब हमने ग्राफ बनाया तो दोनों इक्वेशन के लाइन एक के ऊपर एक थे, एक के ऊपर दूसरे थे। ठीक है, उसके अलावा जब तीसरे क्वेश्चन में हमने दोनों इक्वेशन का लाइन बनाया तो दोनों आपस में क्या हुए, पैरेलल हुए। अब ये पैरेलल, कोइंसिडेंट और इंटरसेक्टिंग का सॉल्यूशन से क्या लेना देना है, इसके बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। और आज का लेक्चर में यही सब हमें पढ़ना था। एक और चीज़ रह गया जो कि था हमारा आपको बताना कि कैसे जो हमारा इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का जो डेफिनेशन है जिसमें a एंड b आर नॉट बोथ 0 है, उसके बारे में भी हम अगले लेक्चर में चर्चा कर देंगे कि कैसे a 0 अगर हो भी जाए या b 0 अगर हो भी जाए तो भी वह जो है वो एक साथ बस नहीं होना चाहिए, तो भी वह लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो सकता है, उसे हम कंसीडर कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।